इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे लुसेंट को एज इट इज लाइन बाय लाइन समझाते हुए बताएंगे। और फ्रांसीसी और अंग्रेज का जो संघर्ष है, जब दो अलग अलग देश के लोग अलग अलग राजा के द्वारा भेजे गए तो यहाँ पर जो व्यापार था वो व्यापार में कंपटीशन बढ़ा तो फिर झगड़ा भी बढ़ा। तो इस तरह से जब झगड़ा बढ़ता है तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच संघर्ष होता है। और ये संघर्ष जो होता है तो उसको देखिए, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो भारत में ये दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ, इसमें ये कर्नाटक में, ज्यादातर ये लड़ाई कर्नाटक में ही हुआ, तो इसीलिए कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अभी इसमें क्या है कि पूरे लुसेंट में देखिए लिखा हुआ होगा पूरा कर्नाटक युद्ध, टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है। हाँ, तो देखिए, तो टोटल 3 कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो कर्नाटक युद्ध 3 हुआ है। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ है 1746 से 48 में। 1746 कैसे याद रहेगा? कर्नाटक युद्ध 1746 में हुआ है, ये याद रखने का आपको हम तरीका बताते हैं। लगभग 1947 में भारत आजाद हुआ और 200 साल पहले कर्नाटक युद्ध हुआ। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध, और कर्नाटक युद्ध एक तरह से समझिए शुरुआती लड़ाई में से एक है। ये शुरुआत में से ऐसा हुआ कि दो लोग आपस में लड़ गए और भारत में व्यापार करने के चक्कर में इसमें आखिर इसमें और भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है। हर कर्नाटक युद्ध पर एक बड़ा सा लेक्चर है जिसके बारे में कैसे हुआ, इसका युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, पुराना कारण क्या था, बहुत तरह का बात होता है। लेकिन आपको वन डे एग्जाम के लिए शॉर्टकट याद करना है। तो लगभग 200 साल पहले, आजादी से 200 साल पहले ये लड़ाई हुआ और ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी के लिए हुआ। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसी के चक्कर में हुआ लड़ाई। और ये हर जब लड़ाई होता था तो वो एक संधि से लड़ाई खत्म हो जाता था। तो ये ला सापला की संधि, तो ये ला सापल की संधि से हुआ और ये युद्ध समाप्त हो गया। तो पहला याद करना है कि 200, ये ऐसे ट्रिक से याद करना है कि आजादी से 200 साल पहले हुआ था और सापला की संधि से समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1749 से 54 में हुआ। ये जैसे ही पहला खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया। और दूसरा जो हुआ इसमें डुप्ले, फ्रांस के थे, डुप्ले हार गए। और अब जैसे सवाल इसमें से बन सकता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें हारा कौन, तो डुप्ले हारा। फिर उससे वापस बुला लिया गया, ये तो ठीक है। और उसके जो गेडहूर आया, गेडहूर में कुछ खास किया नहीं है तो उसके बारे में उतना नहीं पूछा जाता। भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। तो दूसरा जो हुआ, ये दूसरा हुआ यहाँ हैदराबाद के लड़ाई के चक्कर में ही हुआ। देखिए इसका पूरा डिटेल में नहीं जाना है। पांडिचेरी का संधि हुआ, दूसरा 49 में शुरू हुआ, 54 में खत्म, 5 साल तक चला। और पांडिचेरी का संधि से यह समाप्त हो गया। पांडिचेरी के संधि से ये समाप्त हो गया। उसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध चला। तीसरा युद्ध को अलग अलग रूप में कई जगह सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था। 7 वर्ष तक जो ये लोग जहां से आए थे तो यूरोप में कहीं लड़ाई चल रहा था, वो इसी का अंश था। वहां से जब लड़ाई होता था तो यहाँ भी कुछ छिटपुट कुछ लड़ाई होना शुरू हो जाता था व्यापार के संबंध में, व्यापार के चक्कर में यहाँ भी हो जाता था। तो फिर ये युद्ध जो समाप्त हुआ ये पेरिस के संधि से। तो ये 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। कर्नाटक युद्ध में पहला तो हुआ जो सापला की संधि हुआ, दूसरा जो हुआ वो पांडिचेरी की संधि, और तीसरा जो हुआ ये पेरिस की संधि होके खत्म हुआ। इसलिए याद रहेगा सप्तवर्षीय युद्ध का अंश था। और दूसरा जो कर्नाटक हुआ उसमें डुप्ले हार गया, ये याद कर रखना इसमें। और फिर ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के चक्कर में हुआ था, ये याद करना। उसके बाद अगला स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड पे देखिए, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। अभी हम लोग देख लेंगे कि दोनों में आपस में लड़ाई, और ज्यादातर जो लड़ाई हुआ उसमें फ्रांसीसी को हारना पड़ा। फ्रांसीसी को बहुत बुरी तरह से, इसीलिए तो पुर्तगाली आया था, फ्रांसीसी आया और इंग्लिश आया। तो इंग्लिश जो है लगातार इनोवेशन करके और अच्छा तरह से, मतलब अपना सैनिक का जो भी रहता था वो बहुत बढ़िया से लड़ाई करता था, बहुत बढ़िया से कूटनीति करता था, जीत जाता था। तो क्या हुआ कि बंगाल जो है सबसे धनी जगह माना जाता था। बंगाल को माना जाता था कि ये बंगाल पर जो राज कर लिया वो सब जगह राज कर लिया। अंग्रेज क्या है कि बंगाल पे गया और बंगाल पे अपना आधिपत्य किस तरह से किया है ये देखिए। लुसेंट का पूरा लुसेंट का किताब से हम इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो बार बार, ये रिवीजन क्लासेस है, ये पहले से आप सब बात जानते हो तो सिर्फ रिवाइज करने के लिए वीडियो देख सकते हो चला के।
कि जिसमें से रिवाइज हो जाएगा, कुछ कुछ की पॉइंट्स आ जाएगा, कुछ बात जो आपको दिमाग से फिसल गया है वो आपको दिमाग में दोबारा आ जाएगा कि हाँ हाँ ये चर्चा किया गया था क्लासरूम में। तो हम कुछ भी ऐसा घटना आएगा तो इसमें विशेष रूप से कुछ घटना बताएंगे, किसी चीज से उसको जोड़ के बताएंगे तो आपको याद ज्यादा रहेगा। फिर देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। आपको पहले बता चुके हैं कि संपन्न था। वो संपन्न क्यों था? संपन्न इसीलिए था क्योंकि बंगाल जो था, जो ये पश्चिमी तट था, पश्चिमी तट जो बोलते हैं मुंबई वाला तट को, तो पश्चिमी तट पर बहुत सारे लोग आते थे, अपना व्यापार करते थे सूरत वगैरह में। तो सूरत में कपड़ा के लिए था तो वहां पे कर ही रहे थे लोग। यहाँ पर सोरा बहुत पाया जाता है, सोरा बोलते हैं झूठ वगैरह को, झूठ हुआ, सोरा हुआ। और फिर जो बम वगैरह बनाते हैं उसके लिए जो मटेरियल यूज होता है वो भी बहुत अच्छा मात्रा में मिलता था इधर। तो इसके लिए सब लोग बंगाल चाहते थे और बंगाल में उपजाऊ खेती था, उस पर खेती का ही तो सब कुछ था। तो इसीलिए अब मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक थे। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन, परंतु वह अनियमित रूप से मुगल शासक राजस्व भेजता था। मुर्शिद क्या हुआ कि इस वक्त आते आते कर्नाटक युद्ध होते होते तक क्या हुआ कि मुगल शासक लापरवाह हो गया। उसको लगा कि अब मुर्शिद कुली खान को दे दिया कि जाओ अपना, और नियमित सिर्फ राजस्व वसूल के दे देता था, बाकी कोई मतलब नहीं रहता था। तो मुर्शिद कुली खान जो था वहां आजादी से अपना कर रहा था शासन, तो राजस्व लेकिन भेजता था, तो इसीलिए मुगल को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिद कुली खान अपने आप को इतना ज्यादा बना लिया था, अपने आप को इतना ज्यादा मजबूत बना लिया कि अपने नाम से देखिए मुर्शिदाबाद बना दिया। ये भागीरथी नदी के तट पे है, एक युद्ध हुआ भागीरथी नदी के तट पे ही, तो आपको इस बारे में बताएंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो मुर्शिद कुली खान अपना ढाका से राजधानी बदल के रख लिया मुर्शिदाबाद, सोचा कि मुर्शिदाबाद में रहेंगे, और उसके अपने नाम का मुर्शिद शहर में रहना शुरू किया। और उसने इजारेदारी प्रथा शुरू किया। इजारेदारी प्रथा से सवाल नहीं आता, लेकिन आप दिमाग में रख सकते हैं कि एक प्रथा शुरू किया। अब कोई इतना ताकतवर हो जाएगा तो प्रथा वगैरह तो शुरू करेगा ही। इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया और कृषकों को तकावी ऋण बोलते हैं कि खेती करने से पहले बीज के लिए कोई पैसा ले लिया तो उस तरह से पहले ऋण ले लेता है ना खेती के लिए, उसके लिए खेती के लिए अग्रिम। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन था। अब क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खान सोचा कि अब अपना राज खत्म हो गया, तो अपना दामाद को सुजाउद्दीन को अपना बना देते हैं हम शासक। और इस तरह से आप बंगाल में और देखोगे कि दामाद वगैरह को बनाया है कोई इस तरह, तो सुजाउद्दीन आ गया शासन में। अब देखिए ये याद नहीं होने वाला चीज है, ये याद करना मुश्किल काम है, लेकिन आपको हम एक आइडिया देंगे जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ ये याद करना या पढ़ के रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए मुर्शिद कुली खान के बारे में इसमें हम आपको चर्चा करते हैं कि ये मुर्शिदाबाद बनाया। तो अगर मुर्शिदाबाद बना रहा है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मुर्शिद कुली खान किया, ये याद रखना। फिर सुजाउद्दीन ये अपने दामाद को बना दिया, तो दामाद को बनाया, इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सुजाउद्दीन को बना दिया। और फिर सरफराज खान, अलवर्दी खान, सूरज-उद-दौला, ये सब आया। ये सब सरफराज खान, अलवर्दी खान कुछ ज्यादा किया नहीं, बस उसी के जो किया हुआ था उसी पर किया। सूरज-उद-दौला देखो इसमें से इंपॉर्टेंट है। सूरज-उद-दौला क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इस ईस्वी को देखते हैं हम लोग। ये ईस्वी क्या है, 1756 और 1757। ये इस वक्त एक युद्ध हुआ था, आपको और आगे बताएंगे, आगे होगा। इस वक्त प्लासी का युद्ध हुआ था, तो कुछ ना कुछ यही खुरचाली किया होगा, कुछ ना कुछ यही गलती किया होगा, कुछ बड़ा काम किया होगा, तभी ये सूरज-उद-दौला को याद करके रखना। फिर मीर जाफर भी इसका रिलेटिव था, वो भी याद रखना है, ये भी। फिर मीर कासिम भी इसका कोई होगा, या फिर ये इसको मारा, तो इस तरह से कौन किसको मारा याद करके रखना है। तो मीर जाफर भी इंपॉर्टेंट है, मीर कासिम भी इंपॉर्टेंट है। मीर कासिम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुंगेर में आके शासन किया था। फिर निजामुद्दौला कुछ खास नहीं किया। फिर ये सब बाद में जब मीर कासिम वगैरह को इतना ज्यादा अंग्रेज मारपीट ही कर दिया, इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया कि ये लोग को बस थोड़ा बहुत पैसा पर ही काम चलाना पड़ा, फिर ये लोग उतना ज्यादा शासन किया नहीं। तो इस तरह से ये नाम टोटल याद रखेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन में भी आपको याद रहेगा। कुछ अगर ऑप्शन आ गया बंगाल के बारे में तो आपको याद रहेगा कि नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बंगाल के नवाब में से थे। अब आगे देखिए 20 जून, देखिए अब जो पीछे बताए हम कि क्या बड़ा बड़ा घटना हुआ, तो 20 जून 1756 ईस्वी को जो सूरज-उद-दौला था
वो काल कोठरी का त्रासदी किया, वो ब्लैक होल ट्रेजेडी किया, इतना भयानक ट्रेजेडी किया कि जिससे कि पूरा अंग्रेज में हड़कंप मच गया कि इतना निर्दयी कोई शासक कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल जो काम किया ना, वो ये काम समझिए आपकी मुगल का कोई कट्टर भी कर सकता था, औरंगजेब जैसा कट्टर ही कर सकता था। ये 10 बाई 10 के कमरा में, 10 बाई 10 का कमरा कितना होता है, एक छोटा सा कोई किराना का दुकान रहता है, तो वो उस छोटे से साइज के कमरे में 140 लोग को बंद कर दिया, और उसको बंद करके इतना मारपीट किया, इतना ज्यादा ब्लैक होल, मैंने इसको बहुत याद किया जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से, कि मात्र 23 लोग जिंदा बचा। सोचिए कि 146 लोग में 23 लोग, ये याद नहीं एग्जैक्टली करना है, लेकिन ये त्रासदी को याद करना है कि ये त्रासदी हुआ था। अब प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट, अब क्या हुआ कि इतना जब घटना कर दिया इतना भयानक, तो रॉबर्ट क्लाइव को हथियार उठाना पड़ा। अब सोचा कि नहीं, अब आग तो पार, अब कुछ लड़ाई करना पड़ेगा जम के। तो ये सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई हो गया रॉबर्ट क्लाइव का। अब रॉबर्ट क्लाइव, अब सिराजुद्दौला कहाँ शासन कर रहा था, तो सिराजुद्दौला जो है वो शासन कर रहा था, सिराजुद्दौला अपना शासन बंगाल में कर रहा था एक नवाब के रूप में, और ये सब मुगल का ही, मुगल को ही राजस्व देता था। अब उसके बाद इसका सेनापति था मीर जाफर, वो धोखा दे दिया, और धोखा देके रॉबर्ट क्लाइव को जिता दिया। तो मीर जाफर इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसको खुद नवाब बनना था। तो आगे देखिए लिस्ट में आपको हम दिखाते हैं कि आगे लिस्ट में आप देखोगे कि किस तरह से सिराजुद्दौला को धोखा दिया और मीर जाफर बन गया, लड़ाई किया, मीर जाफर बन गया। फिर मीर जाफर को धोखा दे दिया अंग्रेज को, मीर जाफर फिर धोखा दे दिया अंग्रेज, उसको धोखा देकर मीर कासिम को बना दिया। फिर मीर कासिम अपना ज्यादा प्रतापी बन गया, अपना राजधानी वगैरह बदलने लगा, जो कि आगे हम दिखाएंगे। तो फिर इसको और बदल दिया गया, लड़ाई भी लड़ना पड़ा इसको। तो इस तरह से लड़ाई होते रहा। तो अब इसमें देखिए कि क्या है कि ये लड़ाई हुआ, और बहुत बुरी तरह से ये लड़ाई हुआ, और ये लड़ाई हार ही गया क्योंकि धोखा दे दिया जब मीर जाफर। अब प्लासी का लड़ाई में अगर इसका सेनापति धोखा दिया, तो सेनापति के अलावा जो लोग थे वो लोग इसको मदद भी किया, मोहनलाल और मीर मदान। सवाल आता है कि प्लासी के युद्ध में कौन मदद कर रहा था सिराजुद्दौला का, तो जवाब आएगा मोहनलाल और मीर मदान। तो ये दोनों लड़ाई करते हुए मारा गया युद्ध में। उसके बाद क्लाइव, चूंकि ये धोखा दिया था मीर जाफर, तो मीर जाफर को एक कठपुतली बना के रखा, और 1760 ईस्वी में उसको हटा दिया मीर जाफर को, और मीर जाफर के दामाद को, आपको शुरू में बताया तो वो लिस्ट दिखा के कि वो उसके दामाद को, उसके रिलेशन को बना दिया। फिर ये मीर कासिम को बना दिया, सोचा कि जब ये उसको दगा दे सकता है तो हमको भी दगा दे सकता है, तो इसीलिए उसको, तो समझ लीजिए कि बंगाल में कितना धोखाधड़ी हुआ। अब मीर कासिम बन गया बंगाल का। अब ये मुगदलपुर में, मुंगेर में, बिहार में है मुगदलपुर, वहां अपने राजधानी कर लिया। वहां इसीलिए क्योंकि हथियार वगैरह में आसान होता था, इसको हथियार वगैरह के लिए वहां पाया जाता था ज्यादा। तो ये मुंगेर अपना राजधानी कर लिया। जब राजधानी वगैरह चेंज करने लगा, ये भी अपने आपको प्रताप, जिस तरह से मुर्शिद अली खान जो है मुर्शिदाबाद लाया वो प्रतापी था, ये भी अपना प्रताप दिखाना शुरू किया। तो फिर इसमें भी घबराहट हुआ। उसके बाद देखिए बंगाल में कौन कौन सा राजधानी रहा, पहले ढाका रहा, ढाका से फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर, और मुंगेर से अब समझ लीजिए कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता तो बात की बात है। फिर देखिए क्या हुआ कि जब वो बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत प्रतापी बना लिया, अब लगा कि इसको कोई नहीं हरा सकता है मीर कासिम को, तो मीर कासिम लगा कि अब ये ज्यादा टक्कर देने वाला हो गया है। तो ये इसके खिलाफ मीर कासिम सोचा कि अब हम लोग लड़ते हैं। तो मीर कासिम क्या किया कि मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला हो गया, मुगल के सम्राट शाह आलम द्वितीय लड़ाई वगैरह करने के चक्कर में नहीं थे, वो आराम से पड़े हुए थे। उनको मुगल का राजस्व आ ही जाता था, और उनको इतना ज्यादा खतरा भी महसूस नहीं हो रहा था कि अंग्रेज क्या कुछ कर लेगा। तो लेकिन उसको बोला गया कि भाई बंगाल में इतना घटना हो रहा है, इससे उसको लड़ा देता है, उसको उससे लड़ा देता है, तो आप लड़िए। तो शाह आलम द्वितीय का इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में लड़ना इसलिए खास था क्योंकि मुगल का पूरे इंडिया पे शासन था, तो ये ज्यादा मैसेज दे रहा था, ज्यादा लोग, ज्यादा सैनिक, ज्यादा पैसा कौड़ी, धन संसाधन। तो ये इस युद्ध में थोड़ा बढ़त बनाने के लिए मीर कासिम ये सब चीज किया। फिर सुजाउद्दौला भी आया, हर तरह से सब लोग आए, और लेकिन फिर भी ये बक्सर का युद्ध 1964 में जो हुआ, वो इसमें मुंह की खानी पड़ी किसको, तो मीर कासिम ग्रुप को। और ये मीर कासिम का ग्रुप
मारा गया, लड़ाई में सब जगह ध्वस्त हो गया और ये हेक्टर मुनरो था। अब देखिए कि प्लासी का युद्ध कौन लड़ा, तो प्लासी का युद्ध ये हेक्टर मुनरो बंगाल का युद्ध लड़ा है, और प्लासी का युद्ध जो है वो मीर जाफर, प्लासी का युद्ध जो लड़ा है वो सिराजुद्दौला के बीच जो हुआ रॉबर्ट क्लाइव लड़ा है। तो रॉबर्ट क्लाइव लड़ा है एक युद्ध 57 वाला, 1757 वाला, और फिर ये लड़ा है बक्सर का हेक्टर मुनरो। ये दो चीज याद रखिएगा। उसके बाद अब बस यहीं तक था। तो ये अगर आपको इसमें तो कुछ सुझाव है, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो कि हम अपने पढ़ाने के तरीका में क्या बदलाव है, ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं या ज्यादा करते हैं, या किसी तरह का कुछ भी आप अगर बदलाव हमें देखना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट में कर सकते हैं, और हम इस बदलाव को लाएंगे और आपके लिए रिवीजन सीरीज लाएंगे। लगातार आप रिवाइज करोगे, और ये जो इतना ज्यादा लेंदी हो जाता है, लुसेंट से ही सारा सवाल आता है, लेकिन लुसेंट इसीलिए बहुत ज्यादा लेंदी रहता है क्योंकि एक लाइन इसमें देखिए, नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोग हैं, तीनों लोग को रिलेट नहीं करेगा, लोग तो नहीं याद रहेगा। तो इस तरह से आप लोग कुछ बदलाव चाहते हो तो मुझे आप बता सकते हो, और आगे मेरा लक्ष्य है कि हम इस तरह का लगातार वीडियो लाके पूरा पहले मॉडर्न पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद आप लोग का इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर देखेंगे कि आप लोग ठीक रिस्पॉन्स कर रहे हो, आप लोग को रिवीजन ठीक हो रहा है, तो हम और आगे जाएंगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि हम आप लोगों को समझा दिए, और ये वीडियो यहाँ तक तो बहुत कम ही लोग देख पाए होंगे। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उस प्लेलिस्ट पे आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।